हम लोग लास्ट लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे हम लोगों ने एलटी और एचटी लाइन के ऊपर थोड़ी चर्चा करी थी। मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज लेवल के बारे में हमने थोड़ा सा बताया था। हमने देखा कि अगर एलटी की बात करते हैं तो ये लो वोल्टेज यानी कि लो टेंशन। मैंने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताई थी वहाँ पे, अगर याद हो, कि टेंशन जो है ये वर्ड हमने फ्रेंच से लिया था। एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रांस से लिया था। और ये जो वर्ड होता है टेंशन, ये टेंशन का मतलब होता है वोल्टेज। ठीक है, तो हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली थी। यानी अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ है लो टेंशन, इसका मतलब लो वोल्टेज की बात हो रही है। एच टी मतलब हाई टेंशन, और ई एच टी मतलब एक्स्ट्रा हाई टेंशन, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन की बात हो रही है। तो वोल्टेज लेवल पे हमने इनको कंपेयर करा था, हमने नंबर ऑफ कंडक्टर यूज्ड पे कंपेयर करा था, और फाइनली हमने इंसुलेटर्स के ऊपर देखा था कि भाई अलग अलग टाइप के इंसुलेटर अलग अलग लाइन में यूज़ होंगे। एल टी लाइन के पिन इंसुलेटर, गाय इंसुलेटर, और एच टी लाइन के अंदर हमने देखा था स्ट्रेन एंड डिस्क इंसुलेटर्स। इन सब के बारे में हमने चर्चा करी थी लास्ट लेक्चर में। नाउ इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज अगेन फर्दर हम लोग एल टी और एच टी लाइन के ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि और क्या क्या डिफरेंसेस हैं पॉसिबल, जिससे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है, आज लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका हिंट मैंने लास्ट लेक्चर में भी दिया था। अगर हम बात करते हैं एलटी लाइन की, यानी कि लो टेंशन लाइन की, तो ये जनरली आपको स्ट्रीट में देखने को मिलेगी, यानी कि अपनी सिटी कॉलोनी के अंदर आपको देखने को बड़ी आसानी से मिल जाएगी। घर का दरवाजा खोल के जब बाहर निकलोगे तो जो लाइन जा रही होती है वो बेसिकली एलटी लाइन ही है, लो टेंशन लाइन ही होती है वो। ठीक है, तो ये बहुत ईजिली विजिबल होती हैं। एसटी लाइन की बात करना है, अगर आपको हाई टेंशन लाइन देखनी है तो थोड़ा सा घर से दूर जाना पड़ेगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं मेन रोड पे जब आप निकलते हो, तो वहाँ जनरली जो लाइंस चल रही होती हैं वो हमारी एचटी लाइन होती हैं, क्योंकि हर कॉलोनी के कॉर्नर पे एक ट्रांसफार्मर रखा होता है। तो उस पर्टिकुलर कॉलोनी के जो फेजेस होते हैं वो उस ट्रांसफार्मर से गवर्न होते हैं, लेकिन उस ट्रांसफार्मर तक जो लाइन आ रही होती है सब स्टेशन से, वो एचटी लाइन होती है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो ये मेन रोड जो होती हैं वो किसी कॉलोनी का पार्ट नहीं होती हैं, किसी कह सकते हैं कि कॉलोनी ही कह सकते हैं यार इसको, और तो मेरे को वर्ड एक याद नहीं आ रहा। हाँ, मोहल्ले का किसी का पार्ट नहीं होती, वर्ड भूल गया था। तो कोई भी मोहल्ला या कोई भी कॉलोनी जो है आपकी, उसका मेन रोड पार्ट नहीं होती। तो मेन रोड पे हाई टेंशन लाइन चल रही होती है। तो ये हो गई हाई टेंशन लाइन। कहाँ मिलेंगी आपको? मेन रोड्स पे मिल जाएंगी। ठीक है। नाउ अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन देखनी है या एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन देखनी है, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, शहर से बाहर जाना पड़ेगा, यानी कि आउटसाइड सिटी। ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। इसके लिए आपको थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा। सिटी के बाहर जाओगे तो ये लाइन ईजिली विजिबल हो जाएंगी, और इस तरीके के स्ट्रक्चर आपने बस से जाते समय, ट्रेन से जाते समय ईजिली देखे होंगे। तो अगर लोकेशन की बात कर लें कि कौन सी लाइन कहाँ देखने को मिलेगी, लोकेट होगी, या कहाँ पे एक्सपोज इसको हम देख सकते हैं, इसका एक्सपोजर है, तो वो आपको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सपोर्ट स्ट्रक्चर की, तो सपोर्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर ले, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। देखो, जब भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई थी, ध्यान दिया हो तो, कि भाई जनरेट करा और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, यानी कि यहाँ पे हमारा लोड है, रिक्वायर्ड लोड ना। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए में कई किलोमीटर्स का आपको फासला कवर करना पड़ेगा ना। इस किलोमीटर का फासला हम एक बार में नहीं कवर कर सकते सीधा सीधा लाइन खींच के। तो उसके लिए हमें ये बीच बीच में सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं। ये सपोर्ट स्ट्रक्चर काम क्या होता है कि इसको थामे रहें, इस वायर को इस तरीके से। ठीक है, और तब जाके पहुंचता है। तो यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो कि टॉपिक है। और ये सपोर्ट स्ट्रक्चर इस लाइन के साथ कंडक्ट ना कर जाएं, कंडक्ट ना करें, एक इंसुलेटर की तरह वर्क करें। इसीलिए ऐसी जगह पे हमें एक इंसुलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, नीड ऑफ इंसुलेटर इन पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम में जब पावर को कंडक्ट करना है तो इंसुलेटर आई क्यों रहे हैं पिक्चर में? तो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इंसुलेटर का एक हीरोइक एक्ट होता है, एक हीरो पंक्ति होती है इनकी, कि वो लोग क्या करते हैं, वो टॉवर्स को बचाते हैं। ट्रांसमिशन लाइन का अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसे लाइन के अंदर ही मेंटेन रखते हैं। ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन टॉवर्स, जो सपोर्टिंग टॉवर्स हैं, उनके थ्रू ग्राउंड में नहीं करने देते, उनके थ्रू ग्राउंड में करंट को नहीं जाने देते। तो इंसुलेटर्स की बैड डेफिनेशन हमेशा हमने पढ़ी होगी। एक गुड डेफिनेशन भी है कि वो हमेशा वो कंडक्टर के अंदर, यानी कि इंसुलेटर का काम होता है कि करंट को कंडक्टर के अंदर ही बनाए रखना, कंडक्टर के बाहर करंट को ना जाने देना। समझ में आ रही बात? ये तो जो हम ट्रांसमिशन लाइन यूज़ कर रहे हैं, करंट उनके अंदर ही बना रहे, ये कौन इंश्योर करता है? ये इंश्योर करते हैं दीज इंसुलेटर्स। क्लियर हो गया? सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सपोर्ट स्ट्रक्चर और इंसुलेटर की बात समझ में आ गई। तो ना सपोर्ट स्ट्रक्चर की बात कर लें, तो सपोर्ट स्ट्रक्चर हम जनरली जो एलटी या एचटी लाइन होती है वहाँ पे सीमेंटेड पोल का इस्तेमाल करते हैं ना। सीमेंटेड दो तरीके के बना सकते हैं हम लोग, पीसीसी एंड आरसीसी। पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट की कंक्रीट वाला पोल, और आरसीसी मतलब रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, यानी कि एक प्लेन है और एक में रीइंफोर्स्ड है। आपको पता होगा, अगर नहीं पता बता देता हूँ। रीइंफोर्स जो होते हैं इनके अंदर, प्लेन, सबसे पहले प्लेन समझ लेते हैं यार। प्लेन में क्या होता है, हम लोग सीमेंट लेके आते हैं, कंक्रीट मिलाते हैं और एक पोल बना देते हैं। पर ये पोल थोड़ा वीक होता है, तो दीज आर वीक, यानी कि ये थोड़े से वीक होते हैं, या कह सकते हो पुअर क्वालिटी। ये थोड़े से पुअर क्वालिटी के, सस्ते
पोल्स होते हैं, जबकि आरसीसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टील का बार ले लेते हैं, स्टील, और उसके बाद हम लोग उसके आसपास जो है, उसके आसपास हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट और कंक्रीट का इस्तेमाल करके पोल बनाते हैं। तो स्टील की रीइंफोर्समेंट मिल जाती है। तो यहाँ पे जो आर है, इसका मतलब क्या है, रीइंफोर्समेंट, यानी कि एक सपोर्ट मिल जाता है, एक रीइंफोर्समेंट मिल जाती है। किसकी? स्टील की रीइंफोर्समेंट मिल जाती है। तो ऐसा जो पोल होगा जिसमें आरसीसी यूज़ करेंगे, दीज आर स्ट्रॉन्ग पोल, और इनका जो कह सकते हैं स्टेबिलिटी अच्छी होती है, जनरली गिरते नहीं है जल्दी ईजिली, और एक अच्छी क्वालिटी के पोल होते हैं। तो आरसीसी जो है एक सुप्रीम क्वालिटी, दिस इज अ सुप्रीम क्वालिटी पोल, सुप्रीम क्वालिटी। जबकि अगर हम बात करते हैं पीसीसी की, तो ये एक लूज क्वालिटी या पुअर क्वालिटी के पोल्स होते हैं। तो दो ऑप्शन है हमारे पास। अगर तुम्हें सीमेंट के पोल बनाने हैं, सीमेंट के, तो सीमेंट के दो पोल बना सकते हो, आरसीसी बेस्ड बना सकते हो, और एक पीसीसी। तो पीसीसी वाला जो होगा ये सस्ता पड़ेगा, आरसीसी थोड़ा सा महंगा पड़ेगा देखने में। ये हो गए आपके पीसीसी एंड दीज आर आरसीसी। तो देखने में इतना बड़ा तुम उनका नहीं पता कर सकते कि कौन सा पोल एग्जैक्टली आरसीसी है या पीसीसी है, ये देख के नहीं इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता, या किया जा सकता होगा तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है फील्ड का, तो जो लोग कर पाते होंगे उनको होगा। बहरहाल देखने में ऐसा कोई खास अंतर नहीं होता है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में अंतर होता है, यानी कि उनका जो कंस्ट्रक्शन डिटेल्स है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी का पोल लगवाना चाहते हो तो आरसीसी का इस्तेमाल करें। जनरली आरसीसी हम लोग यूज़ करते हैं, पीसीसी पहले यूज़ करते थे सस्ते के चक्कर में, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिलेगा। अभी तुम जस्ट मेरी बात मान के अगर कॉलोनी से बाहर निकलोगे, अपने मोहल्ले के बाहर निकलोगे, तो ये बहुत ईजिली विजिबल होते हैं, हर मेन रोड पे तुम्हें ईजिली विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। इवन कॉलोनीज़ में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हैं आरसीसी और पीसीसी के पोल। नाउ अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा हायर वोल्टेज की, यानी कि ईएचटी या फिर ट्रांसमिशन लाइन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये सीमेंटेड पोल से काम नहीं चलता है, क्योंकि हमें बहुत बड़ा ग्राउंड कवरेज चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए होता है। साथ ही साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें एक हैवी कंडक्टर्स को क्योंकि होल्ड करना होता है, तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर चाहिए, एक बैलेंस स्ट्रक्चर चाहिए। तो इसके लिए हम लोग इस तरीके के टॉवर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि स्टील टॉवर का इस्तेमाल करा जाता है। स्टील क्योंकि अपने आप में एक अच्छी क्वालिटी का मटेरियल माना जाता है, जो जनरली जिसकी स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और इसीलिए इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। देखो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी चाहिए, वो ये है कि भाई देखो हो क्या रहा है, अल्टीमेटली हम लोग जो टावर बना रहे हो, टावर का काम क्या है, टावर का काम है कंडक्टर को होल्ड करना, कंडक्टर को होल्ड करना। अब कंडक्टर को होल्ड करना है, ये काम है। तो टावर की जो स्ट्रेंथ है वो हम इस तरीके से बढ़ाएंगे, जैसे जैसे कंडक्टर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कंडक्टर मतलब जितना हैवी, यानी कि जितना हैवी कंडक्टर लोगे, जितना हैवी होगा कंडक्टर, बल्कि कंडक्टर लोगे, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टावर तुम्हें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग टावर के, तो टावर की जो स्ट्रांगनेस है वो डिपेंड करेगी कि जो कंडक्टर की हैवीनेस कैसी है। तो जितना ज़्यादा हैवी कंडक्टर लोगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टावर लेना पड़ेगा। नाउ कंडक्टर की हैवीनेस किस पे डिपेंड करेगी? डिपेंड करेगी उसकी करंट रेटिंग पे, करंट रेटिंग। अब हम जानते हैं कि भैया करंट जो रेटिंग, अगर हम बात करते हैं कि कितना करंट कैरी कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर्स यूज़ होते हैं वो हाई करंट और हाई वोल्टेज पे काम करते हैं, उनके अंदर करंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू द HT एंड LT, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, यानी कि सबसे ज़्यादा करंट ट्रांसमिशन लाइन में, देन उसके बाद HT में, देन उसके बाद LT में। LT में तो एक केवल कॉलोनी के लिए करंट फ्लो करता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, LT मतलब TL से शिफ्ट होंगे LT की तरफ, तो कंडक्टर का करंट कम होता चला जा रहा है, करंट कम होता चला जा रहा है, तो क्या होगा, कंडक्टर का साइज भी रिड्यूस होता चला जाएगा। कंडक्टर का साइज ये क्या होगा, कम होता चला जाएगा। अगर कंडक्टर का साइज कम करते चले जा रहे हो तो उनके वेट भी कम होता चला जाएगा। वेट कम अगर हो गया तो ऑब्वियस सी बात है टावर की जो स्ट्रेंथ है उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए ये LT और HT के जो कंडक्टर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बल्कि नहीं होते हैं, मतलब नॉर्मल होते हैं। इसीलिए इनके लिए हम लोग RCC या फिर PCC से काम चला लेते हैं। सीमेंट के पोल्स जो हैं वो सफिशिएंट होते हैं HT और LT के कंडक्टर्स को होल्ड करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की, जिसके अंदर बहुत हाई करंट रेटिंग है, बहुत ही बल्कि कंडक्टर है, देख सकते हो बहुत मोटे मोटे कंडक्टर का इस्तेमाल करा जाता है। तो इतने हैवी कंडक्टर्स को इतनी ज़्यादा हाइट पे जब हमें इन्हें होल्ड करवाना है तो हमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग टावर की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए हम लोग स्टील टावर का इस्तेमाल करते हैं। तो अल्टीमेटली स्टील टावर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या है, बल्कि कंडक्टर्स के साथ डील करना है, बल्कि कंडक्टर्स यानी कि हैवी कंडक्टर्स के साथ। जबकि अगर हमें यही, अगर ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग क्या करें, एक हल्के कंडक्टर के साथ डील करें, तो हमें सीमेंट से काम चल जाएगा, सीमेंट पोल से। एक
एग्जाम्पल एक बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टील टॉवर का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, अगर टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स की बात कर लेते हैं, तो टाइप्स ऑफ कंडक्टर एलटी लाइन के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे फेज और न्यूट्रल में। फेज में वेजल कंडक्टर, वीजल कंडक्टर लेंगे, और न्यूट्रल में स्क्विरल कंडक्टर ले लेंगे। एसटी लाइन की बात करेंगे तो रैबिट कंडक्टर, और ट्रांसमिशन लाइन की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे हमारे ACSR कोयोट 66 kV के लिए, ACSR लाइनेक्स 110 kV के लिए, और ACSR ड्रैक ये 220 kV के लिए यूज़ होगा। तो एक बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, यहाँ पे ये थोड़े से फैक्ट्स हैं जो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे कि क्योंकि कई बार क्या होता है SSC JEE के एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे केस में जहाँ पे डायरेक्ट यानी कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। ये वो गिनी चुनी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूँ अपने पूरे चैनल के जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको मैं चीज़ों को याद रखने के लिए मना कर दूं और समझ के काम चल जाए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर आएंगे तो उसके लिए आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये होता है, इसमें वेरिएशन आ सकता है। कई अगर आप देखोगे तो समय के साथ हो सकता है हम लोग रैबिट की जगह किसी और कंडक्टर में शिफ्ट हो जाएं, या कोयोट की जगह लाइनेक्स या कुछ आगे पीछे शिफ्ट कर लें, तो इतना चलता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये मेजॉरिटी में यही कंडक्टर यूज़ होते हैं, किसी मतलब अगर हम लोग मेजॉरिटी की बात करते हैं तब। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब हैं क्या? तो ये सब सारे के सारे जो हैं वो बेसिकली ACSR ही कंडक्टर हैं। यानी कि सब के सब ACSR हैं। हाँ जी, सब के सब ACSR कंडक्टर हैं। ACSR का मतलब क्या होता है? एल्युमिनियम कंडक्टर एंड स्टील रीइंफोर्स्ड। अभी मैंने आपको बताया था, पीछे हमने देखा था कि स्टील का इस्तेमाल हम लोग जो सीमेंटेड कंक्रीट सीमेंट का जो पोल बना रहे थे उसमें कर रहे थे। तो स्टील जब भी हम यूज़ करते हैं तो बेसिकली स्टील का काम क्या होता है कि ये रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता है। स्टील एक मजबूत धातु है, तो उसका काम क्या होता है, जहाँ पे भी आप उसको इस्तेमाल करोगे तो वो क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यानी कि आपका जो तार होगा वो जल्दी बेंट नहीं होगा, टूटेगा नहीं। अगर टॉवर में यूज़ कर रहे हो तो जो तुम्हारा टॉवर है वो जल्दी बेंट नहीं होगा, टूटेगा नहीं, एक स्ट्रॉन्ग टॉवर बनाने के लिए। तो जैसा हमने इसका अगर इस्तेमाल हम लोग स्टील का कर रहे थे, स्टील रीइंफोर्समेंट दे रहे थे टॉवर में, तो वो टॉवर मजबूत हो जा रहा था। अब ये जो ट्रांसमिशन लाइन है भाई, हम चाहते हैं कि हमारी लाइन जो है वो मजबूत हो। ऐसा ना हो कि मतलब मौसम के चेंज होने से, मौसम की मार से वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएं या लुंज पुंज हो जाएं, और इसलिए इसको तो उनकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए स्टील रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। तो ये जो ACSR क्या है, इसमें एल्युमिनियम कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर तो एल्युमिनियम के हैं लेकिन स्टील की रीइंफोर्समेंट, सेंटर पे स्टील का हमने एक बार डाल रखा है। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे जो सेंटर में देख रहे हो ना, ग्रे कलर का पोर्शन, दिस इज योर स्टील, और जो ब्लू कलर का पोर्शन दे रहे हो, दिस इज योर एल्युमिनियम। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर ये ACSR कंडक्टर ही अगर सारे हैं तो फिर ये अलग अलग नाम क्यों? तो बेसिकली ये क्या है, ये एक तरीके से एनिमल्स के नेम है। वीजल हो गया, स्क्वेरल हो गया, ड्रेक हो गया, रैबिट हो गया, ये सब क्या एनिमल्स के नेम पे। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक कह सकते हो टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं इंजीनियर्स जब भी हम ACSR कंडक्टर पकड़ते हैं। और ये बहुत, इसका पूरा चार्ट है नेट पे, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो एक बहुत लंबा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं चैनल पे इसको कवर कर पाऊँ, पूरा एक चार्ट है। वो चार्ट आप लोग आपको मिलता है जब आप ACSR कंडक्टर की कोई साइट पे जाओगे खरीदने के लिए, तो पूरा आपको चार्ट देंगे। उस चार्ट में दे रखा होगा कितना करंट रेटिंग, कितना सेंटीमीटर, ये सब कुछ उसमें बता रखा होता है। तो बेसिकली हमने, जैसे हम लोग कह देते हैं ना टाइप A, टाइप B, टाइप C कंडक्टर, वैसे ही इन्होंने क्या करा है, ACSR कंडक्टर की जो टाइपिंग जो कह सकते हो कि कैटेगरी डिवाइड करी है, कैरेक्टराइजेशन करा है वो ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल्स नेम। वीजल भी एक एनिमल है, स्क्विरल हो गया, ठीक है, रैबिट हो गया, ड्रेक हो गया, ये सब क्या जानवरों के नाम है। तो उनके बेसिस पे हमने कंडक्टर्स बांटे हैं ना। ये तो हो गई टर्मिनोलॉजी, यानी कि नाम बांटे हैं। लेकिन असलियत क्या डिफरेंस है, असली में डिफरेंस क्या है? तो असली में डिफरेंस है साइज पे। जैसा नाम होगा, हो सकता है किसी में नाम, जैसे फॉर एग्जांपल रैबिट एक छोटा है तो रैबिट एक वीजल और छोटा होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ करंट रेटिंग कैसी है, कितना साइज का कंडक्टर आपने यूज़ करा है, कितने स्ट्रैंड्स यूज़ करें एल्युमिनियम के। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम पहले केस की बात करें तो ये वाला जो पहला वाला केस है, ये क्या है आपका, इसके अंदर हमने 6 एल्युमिनियम लिए हैं और 1 स्टील लिया है। इसके अंदर देखो 18 एल्युमिनियम लिए हैं, 1 स्टील लिया है। इसके अंदर 26 एल्युमिनियम लिए हैं, 7 स्टील लिए हैं। तो इस तरीके से तो देखो साइज बढ़ता चला जा रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेट कि कितने स्ट्रैंड्स हैं और हर स्ट्रैंड का जो साइज क्या है, स्टील कितने यूज़ करें हैं, इसके बेसिस पे हम लोगों ने इनको डिफ्रेंशिएट किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नेट पे जाके आप इजीली पढ़ सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो अगर कोई भी कमेंट आएगा तो मेरे पास लिंक है, मैं उस साइट का आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ये जाके इनको डिटेल स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के समझाने की कोशिश करूं और डिटेल में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं,
ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, तो उसको भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। खैर, तो यानी कि अगर हम बात करते हैं ACSR कंडक्टर्स की, जो नाम पड़े हैं ये किस पे डिफरेंशिएट है, तो दीज कंडक्टर्स आर डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैंड्स कितने यूज करें। स्ट्रैंड्स मतलब ये जो गोले गोले देख रहे हो ना ब्लू कलर के स्ट्रैंड्स, ठीक है, स्ट्रैंड्स कितने हमने यूज करें, कैसे कितने यूज करें, क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा हमने यूज करा है कि भाई हो सकता है मोटे स्ट्रैंड्स हो, पतले वायर के स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, वेट कितना है, और करंट कैरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेटली करंट कैरिंग कैपेसिटी इज द मेन फीचर जिसकी बेसिस पे हम लोग ये काम करते हैं। नाउ आगे चलते हैं, साइज ऑफ कंडक्टर की बात कर लें, तो भैया ये टेबल आपको याद रखनी है। देखो ये टेबल मैंने आप लोग के लिए स्पेशली बनाई है, और ये वो 5-6 कंडक्टर्स हैं जो हमने अभी पीछे पढ़े थे, उन्हीं का जस्ट है यहाँ पे, यानी कि जो पीछे हमने पढ़े हैं उनके बारे में थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे एक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी आप यकीन नहीं करोगे, करीब 100 के ऊपर ऐसे ACSR कंडक्टर्स हैं मार्केट में अवेलेबल। तो ये वो 5-6 हैं जो मैंने अभी पीछे डिस्कस करें, इनके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बता देता हूँ। बाकी अगर आपको और भी ऐसे मेटल को जानना है तो नेट पे आप इजीली सर्च कर सकते हो ACSR कंडक्टर्स की टर्मिनोलॉजीज, तो वहाँ पे आपको, या चार्ट, तो वहाँ पे ही मिल जाएगा। खैर, तो देखो यहाँ पे एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। देखो यहाँ पे वो 5 कंडक्टर्स हैं, एरिया देख सकते हो कि जितना छोटा स्क्विरल है उसका एरिया छोटा है, वीजल का और बड़ा है, रैबिट का और बड़ा है, लेनेक्स का और बड़ा है, ड्रेक का सबसे बड़ा है, इस तरीके से बना दिया ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि देखो यहाँ पे साइज, इसको जरा समझ लो। ये बड़ा एक क्वेश्चन आता है, ये मैंने देखा SSC के पेपर्स में कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब जरा समझ लेते हैं। ओके, देखो साइज, तो साइज हमेशा तुम्हें इस तरीके से दे रखा होगा, जैसे 6:1:2.11। इसका क्या मतलब हो गया, तो मैंने यहाँ पे देखो डिकोड करके लिखा है। जो फर्स्ट लेटर है ये क्या दिखा रहा है, दिस इज एल्युमिनियम स्ट्रैंड्स, यानी कि जो पहला लेटर है इसमें ये क्या बता रहा है, दीज आर एल्युमिनियम स्ट्रैंड्स, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, 6 एल्युमिनियम स्ट्रैंड है। 1 का क्या मतलब हुआ, 1 दिखा रहा है तुम्हारा स्टील स्ट्रैंड्स, स्टील के कितने हैं, यानी कि वो जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी थी यहाँ पे, हियर स्टील इज यूज टू प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट, याद हो गया आपको, रीइंफोर्समेंट, ठीक है, ये याद रखना। तो ये स्टील जो हम यूज कर रहे हैं स्ट्रैंड, वो क्या कर रहा है, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, ठीक। तो ये कितने रीइंफोर्समेंट कितने स्टील से दे रहे हो, तो वो ये सेंटर पे बताएगा। तो फर्स्ट वन इज योर एल्युमिनियम स्ट्रैंड्स कितने लिए हैं, द सेकंड वन इज स्टील की स्ट्रैंड्स कितने, यानी रीइंफोर्समेंट कितनी है, एंड द थर्ड वन इज द डायामीटर, यानी कि जो तुम स्ट्रैंड्स ले रहे हो उनका डायमीटर कितना है, तो 2.11, ठीक है, 2.11 क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये इसके डायमीटर को एंश्योर कर रहा है ना। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, कि देखो यहाँ पे डायमीटर 1 दे रखा है और चीजें 2 हैं, एक है तुम्हारी स्टील और एक है एल्युमिनियम। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक डायमीटर देने का मतलब क्या हुआ, 2.11 डायमीटर। इसका मतलब दोनों के दोनों, यानी कि चाहे एल्युमिनियम लो या स्टील की रीइंफोर्समेंट ले लो, दोनों का एरिया कितना है, 2.11 आई थिंक mm², ठीक है। ये mm में ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी mm दे रखा है, तो मैंने हम लिखना भूल गया हूँ, mm² में ही होगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे अगर एक वैल्यू दे रखी डायमीटर की, इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो दीज आर ऑफ सेम डायामीटर, यानी कि इनका जो डायामीटर है, चाहे एल्युमिनियम का डायामीटर ले लो चाहे स्टील का डायामीटर ले लो, दोनों का जो डायामीटर है वो कितना है, 2.11 mm², यानी कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज 2.11 mm²। क्लियर हो गया यहाँ पे, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो ये चीज समझ में आ गई होगी ना। यहाँ पे दे रखा है स्क्विरल, वीजल एंड रैबिट। अगर इनको ध्यान से देखोगे, ये तीनों के तीनों हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे LT एंड HT लाइन के अंदर, हम इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, LT और HT लाइन के अंदर 6 एल्युमिनियम के स्ट्रैंड होंगे और एक स्टील स्ट्रैंड होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, यानी कि एक स्टील स्ट्रैंड यहाँ पे ये क्या कर रहा है, दिस इज यूज्ड फॉर री-इन्फोर्समेंट। क्लियर हो गया। एंड 6 एल्युमिनियम स्ट्रैंड्स हैं, दिस इज ये तुम्हारे दीज आर मेन कंडक्टर्स, ये मेन कंडक्टर की तरह वर्क करेंगे और ये इन री-इन्फोर्समेंट देगा। क्लियर। नाउ डायमीटर देख लो, तो अगर स्क्वायरल केज ले रहे हो, केज कह रहा हूँ, स्क्वायरल ले रहे हो तो 2.11 के सारे होंगे, अगर वीजल ले रहे हो 2.59, एंड अगर रैबिट ले रहे हो तो 3.35 mm का तुम्हें वायर देखने को मिलेगा। इसीलिए देखो 3.35 रैबिट, आपको याद होगा मैंने बताया था किसमें, HT में यूज कर रहे थे रैबिट, याद आया, HT में। क्यों, क्योंकि हाई टेंशन लाइन है तो भाई करंट भी ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा तो मोटा, मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी पुराने लेक्चर्स में कि करंट अगर बढ़ाओगे तो कंडक्टर का साइज भी इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि करंट एंड कंडक्टर का साइज एक साथ चलते हैं। एंड वोल्टेज, जनरली वोल्टेज और वोल्टेज रेटिंग जो होती है वो डिसाइड करती है आपके इंसुलेटर की रेटिंग, यानी कि इंसुलेटर अगर मार्केट से खरीदने जाओगे तो ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज खरीदोगे, करंट अगर कंडक्टर खरीदने जाओगे तो ऑन द बेसिस ऑफ करंट खरीदा जाएगा। तो यहाँ पे करंट कैपेसिटी देखो बढ़ती जा रही है, 130, डायमीटर 2.11,
जब करंट की रेटिंग 170 करी तो डायमीटर को 2.59 करना पड़ा, 240 करोगे एम्पेयर तो 3.35 mm² का आपको वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात ये ना। एक यहाँ पे एक हम कह सकते हैं एक मिसिंग है यहाँ पे, जो हमने यूज़ करा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो है ACSR कोयोट ना। ये एक स्पेशल टाइप का ACSR होता है जिसके अंदर हम लोग एल्युमिनियम के स्टैंड यूज़ करते हैं 30, स्टील के स्टैंड यूज़ करते हैं 7, पर दोनों का डायमीटर अलग होता है। इसीलिए मैंने इस टेबल में इसको नहीं लिखा है, क्योंकि इस टेबल में जो भी मैंने लिखे हैं उन सबका डायमीटर एक सा है, स्टील का भी और एल्युमिनियम स्टैंड्स का भी। तो अगर स्टील, जैसे दिस इज एल्युमिनियम स्टैंड्स एंड दीज आर स्टील स्टैंड्स, अब इन दोनों का डायमीटर 2.79 है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलते हैं स्टील जो है, स्टील स्टैंड्स जो हैं उनका डायमीटर है 2.2 और एल्युमिनियम स्टैंड्स हैं उनका डायमीटर है 3.1, तो इनको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, ये तरीके से हम इनको नहीं लिख पाएंगे। तो इनके लिए क्या लिखेंगे, ऐसे। तो जो कोयोट होता है, कोयोट ACSR कंडक्टर होता है, आई थिंक 66 kV के लिए यूज़ होता है जनरली, मुझे अभी पीछे हम लोगों ने शायद इसको डिस्कस करा है, चेक कर लेना वहाँ पे। तो उसका इस्तेमाल हम लोग जब भी करेंगे तो उसके अंदर एल्युमिनियम स्टैंड जो होंगे उनका देखो 30 एल्युमिनियम स्टैंड ले रहे हैं 2.54 mm के। ठीक है, डायमीटर लेंथ हो गई। अच्छा हाँ यार, होगा, ठीक है, ये डायमीटर मैंने लिखा है mm² नहीं, mm² तो हम लोग mm² तो बेसिकली एरिया होता है, ये में होगा। ठीक है, दिस इज दिस इज यानी कि डायमीटर जो होगा वो में होगा। सॉरी, मैंने mm² बोल दिया एरिया को देख के। तो ये डायमीटर जो होगा वो में होगा, ध्यान रखना ये चीज़ इसमें, ये अगर आप नोट्स बना रहे हैं इसको करेक्ट कर लेना, mm² नहीं होगा। ठीक है, दिस इज अ स्लाइट ह्यूमन एरर। ठीक, तो इसको सही कर लेना। ओके, तो यहाँ पे एल्युमिनियम स्टैंड्स अगर ले रहे हो तो 30 एल्युमिनियम स्टैंड अगर हैं तो 2.54 mm का उसका डायमीटर है, और स्टील स्टैंड 7 ले रहे हैं, उसका कितना डायमीटर है, 1.9 mm। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग और इस चार्ट से हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे वेट बढ़ेगा, देखो वेट बढ़ता जा रहा है, 85, 128 kg, 214, 842, 972, जैसे जैसे वेट बढ़ा रहे हो वैसे वैसे देखो एक समय के बाद, यानी कि 214 kg वेट तक तो हम संभाल लेंगे। ठीक है, लेकिन उसके आगे जब बढ़ोगे तो देखो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी स्टील रीइंफोर्समेंट को बढ़ाने की। यानी कि अगर हम बात करते हैं रैबिट तक के कंडक्टर जिनका वेट ठीक है, ठीक ठाक है, वहाँ तक एक स्टील के रीइंफोर्समेंट से काम चल जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो, ट्रांसमिशन लाइन में जाते हो, लाइनेक्स, ड्रेक या कोयोट, तो वहाँ पे एक स्टील स्टैंड से काम नहीं चलेगा, वहाँ तुम्हें 7 स्टील स्टैंड्स लगाने पड़ेंगे। यानी कि यहाँ पे हमने क्या करा है, अगर वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो एक स्टील का जो रीइंफोर्समेंट है काम नहीं करेगा, हमें रीइंफोर्समेंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमने क्या करा है यहाँ पे, यहाँ देख सकते हो, जैसे ये दोनों कंडक्टर कहाँ यूज़ होते थे, मैंने आपको बताया था, दीज आर फॉर EHT या फिर ट्रांसमिशन लाइन कह सकते हैं। तो जब हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो वहाँ पे क्योंकि कंडक्टर्स का वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हो एकदम से बढ़ गया यार, यहाँ तक 214 था और यहाँ पे 842, 972, कितना हैवी वेट है। तो इतने हैवी वेट को संभालने के लिए, इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए एक स्टील स्टैंड से काम नहीं चलेगा। तो अल्टीमेटली हमने क्या करा है, स्टील स्टैंड्स को भी बढ़ा दिया है। क्लियर? तो हमने जो स्टील स्टैंड्स लिए हैं उनका डायमीटर अलग है, एल्युमिनियम स्टैंड लिए उनका डायमीटर अलग है, इसीलिए इसको इस तरीके से मैंने लिखा है, ये नहीं यूज़ करा। आई होप समझ में आ गया, काफ़ी डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट का सिंपल सा इक्वेशन है कि कॉस्ट जो है वो कितना कॉपर यूज़ करा या एल्युमिनियम यूज़ कर रहे हैं, तो कितना एल्युमिनियम यूज़ होगा बिछाने में तारों को, तो वो डिपेंड करेगा साइज ऑफ कंडक्टर, एंड साइज ऑफ कंडक्टर करंट रेटिंग पे डिपेंड करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं तीनों लाइनों की, तो भाई सबसे ज़्यादा अगर करंट रेटिंग के बेसिस पे अगर हम इन्हें अरेंज करें तो सबसे ज़्यादा करंट रेटिंग ट्रांसमिशन लाइन में होगी, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन का काम है पूरे शहर को पावर देना। देन HT लाइन की होगी, HT लाइन का काम है पूरी कॉलोनी को पावर देना, या कह सकते हो पूरे शहर को, पर्टिकुलर शहर के अंदर पावर देना। और उसके बाद LT लाइन, LT का नाम, LT लाइन जो होगी उसको एक मोहल्ले को पावर देना। समझ में आ रही बात ये? तो LT लाइन एक मोहल्ले को पावर देगी, HT लाइन बहुत सारे मोहल्लों को पावर देगी, और ट्रांसमिशन लाइन पूरे शहर को पावर देगी। तो ऑब्वियस ही बात यहाँ से देख सकते हो कि करंट रेटिंग किस में ज़्यादा होगी, तो इसमें सबसे ज़्यादा करंट रेटिंग होगी, देन HT, देन LT, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ कॉस्ट के बेसिस पे भी हम सेम अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि करंट रेटिंग ज़्यादा है ट्रांसमिशन लाइन की, तो उसकी कॉस्ट, उसके मोटे कंडक्टर हम यूज़ करेंगे। हमने अभी देखा 30 लगभग एल्युमिनियम थे, 7 स्टील के थे, तो ज़्यादा कंडक्टर्स, ज़्यादा एरिया, ज़्यादा कॉस्ट। समझ में आ रही है? HT लाइन छोटा कंडक्टर, एल्युमिनियम कम लगेगा, पैसा सस्ता पड़ेगा। LT लाइन बहुत छोटा कंडक्टर, बहुत कम एल्युमिनियम लगेगा बिछाने में और बहुत कम कॉस्ट आएगी। सो दिस इज़ द कॉस्ट।
ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर यहाँ पे मैं आपको समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर को यहाँ कंक्लूड कर लेते हैं। इन 2 पार्ट्स में मैंने इस लेक्चर को बनाने की कोशिश करी है ताकि एक बहुत हैवी लेक्चर ना बन जाए 1 घंटे का कि तुम लोग ना देख पाओ। और वैसे भी ह्यूमन जो रिटेंशन है, एग्जैक्ट फोकस कितनी देर तक रह सकते हो, 25 मिनट मुझे लगता है बहुत सफिशिएंट होता है। पोमोडोरो टेक्निक भी यही कहती है कि आप 25 मिनट तक पढ़ाई करें, देन 5 मिनट का ब्रेक लें। तो इसीलिए कोशिश करता हूँ कि सारे लेक्चर 25 मिनट तक समाप्त हो जाएं। बड़े हैं तो उनको पार्ट्स में तोड़ देता हूँ ताकि आप लोग 2 पार्ट्स में देख सकें इसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पोर्शन कंप्लीट होता है। हमने देख लिया कि भाई एल टी लाइन और एच टी लाइन में क्या अंतर होता है और सारे अंतर के बारे में चर्चा कर ली। नाउ आने वाले समय में हम लोग और इसकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे और बाकी क्या क्या कितने तरीके के पोल्स हो सकते हैं और क्या क्या चीज़ें और पावर सिस्टम में। बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ हो रही है ये। तो आप जो भी आपके लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है आप बता सकते हैं, मैं धीरे धीरे उस पर काम कर रहा हूँ और आपको लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, जो ज़रूरतमंद है उनके साथ शेयर करें। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।